नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और हम लोगों ने मगध का उदय पिछले वीडियो में देखा था, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश से यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और बिंदुसार। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को बाहर से निकालने के लिए ही चाणक्य तक्षशिला से चलकर धनानंद के दरबार में आए थे, लेकिन धनानंद ने उनकी सहायता नहीं किया बल्कि अपमानित कर दिया। इसीलिए उन्होंने प्रण किया था कि मैं नंद वंश को समाप्त करूंगा, और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गए, शिक्षा दीक्षा दिया। और यही चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। दो नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 बीसी से 304 बीसी के बीच में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए थे। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान के सेनापति थे। जब वह पराजित हुए तो संधि हुआ, और इसी संधि शर्त के अनुसार सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, और इन्होंने जो कुछ भी देखा इंडिका नामक पुस्तक में उसकी रचना किया। 3 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य को निम्न से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त। तो हम लोग जानते हैं कि चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, और इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। इनको कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनकी विश्वविख्यात पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डिगामा, फाहियान। तो साथियों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, हम लोगों ने अभी पढ़ा। वास्को डिगामा आधुनिक भारत में 1498 में केरल के कालीकट तट पर आए थे। फाहियान यह प्रथम चीनी यात्री हैं जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। कोलंबस नहीं आए थे। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन सामुद्रिक रास्ता भूल जाने के कारण इन्होंने नई दुनिया की खोज कर दी, जिसको आज हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो बी यहाँ आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारबेल, मयूर शर्मन। कलिंग, वर्तमान का ओडिशा जो है वह कलिंग के नाम से जाना जाता है, और उस समय कलिंग की राजधानी साथियों तोसली थी। पूछा जाता है तोसली। और यहाँ के महान शासक जो थे वह खारबेल थे। खारबेल महामेघवाहन या चेदी वंश के यह शासक थे। इनके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन,
मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किया था और इस इंडिका में लिखा हुआ है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। यह भी लिखा हुआ है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था। इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इंडिका के अनुसार भारत का समाज 7 भागों में 7 इकाइयों में बटा हुआ था। तो यह 4 महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चूँकि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को अच्छी तरह से नहीं समझा, उसीलिए यूनानी दृष्टिकोण अपना करके इस ग्रंथ की रचना किया। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? बौधायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने, शूद्रक ने। तो साथियों यहाँ आंसर चाणक्य हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दिया था और यह राजनीतिक गुरु भी थे। 8 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो अशोक की धम्म नीति बौद्ध धर्म से प्रेरित लगता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के थे। समुद्रगुप्त भागवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। चंद्रगुप्त का नाम आएगा या चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और कर्नाटक के सरमन बेलगोला में जाकर के काया क्लेश का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? साथियों यहाँ पर मेगास्थनीज ने, सेल्यूकस ने। तो यह तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे कि किसने इसको लिखा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना जो है वह किया था। हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे और अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति या प्रशासन पर आधारित जो है वह पुस्तक है। साथी यह पुस्तक 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। इसमें लगभग 6000 श्लोक जो है वह संग्रहित है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के साथ किया गया है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम अकाल के बारे में वर्णन किया गया है, सप्तांग सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है और वित्तीय व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो कुछ भी आपसे पूछे आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा। गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है।
10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। अशोक ने सफलतापूर्वक शासन किया था और इनकी मृत्यु जो है होती है तब इनके उत्तराधिकारी के रूप में कुणाल जो है वह गद्दी पर आते हैं। लेकिन अब विघटन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? अश्वघोष, विक्रमादित्य, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, कनिष्क, कालिदास, समुद्रगुप्त। तो यह सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी जो है वह सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो यह हम लोगों का सही है। अश्वघोष जो हैं वह कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। हरिसेन जो हैं वह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे, जिन्होंने कई पुस्तक की रचना किया, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, ऋतु संहार, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय। यह सब कालिदास की पुस्तक है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। यहाँ हम लोगों का आंसर बी हो जाएगा, जो सुमेलित है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखें, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स। अशोक ने प्राकृत भाषा में अभिलेख जो है वह जारी किया था। मौर्य वंश की राजकीय भाषा भी प्राकृत था और इसको सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तोल, काकनी, दिनार। तो सबसे प्रचलित मुद्रा और मानक मुद्रा जो था वह पन था। 14 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? यह बतलाना है आप लोगों को। रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, हिंदू कुश पर्वतमाला। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता माना जाता है और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। जब इन्होंने सेलूकस निकेटर को पराजित किया तब इनकी साम्राज्य की सीमा हिंदू कुश पर्वतमाला तक पहुंच गई, ईरान की सीमा से जाकर के मिल गई और सबसे विशाल साम्राज्य जो है इन्हीं लोगों ने स्थापित किया। हिंदू कुश पर्वतमाला को वैज्ञानिक सीमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, नंद, बृहदर्थ। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इस वंश का अंतिम शासक जो है वह बृहदर्थ था। 16 नंबर क्वेश्चन,
मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र थी, जिसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, चित्रलिपि। अशोक के शिलालेख की लिपि जो है वह ब्राह्मी थी, बी। अशोक के शिलालेखों में चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है साथियों, ब्राह्मी का भी, खरोष्टी का भी, ग्रीक का भी और अरमाइक का भी। तो यह चारों लिपि अगर रहेगा तो चारों लिपि का जवाब दीजिएगा। उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और भाषा जो है वह प्राकृत है। 18 नंबर क्वेश्चन, यूनानी दूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक। डाइमेकस। तो डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार मेगास्थनीज आए थे। और यह डाइमेकस जो है यह बिंदुसार के दरबार में आया था। साथियों, बिंदुसार ने यूनान के शासक या सीरिया के शासक एंटियोकस से मीठा मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। एंटियोकस ने मदिरा और सूखा अंजीर भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि यूनान की कानून इसकी इजाज़त नहीं देती थी। और उसी ने डाइमेकस नामक अपने दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। 19 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदर्थ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपगुप्त। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अभी हम लोग चर्चा किए थे, तो ये तो आप लोगों के लिए आसान हो गया। कालिदास का मालविकाग्निमित्र। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का वर्णन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आंसर जो है यही हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वात्स्यायन का कामसूत्र। यह गुप्त काल से संबंधित है और काफ़ी चर्चित यह पुस्तक है। सामाजिक नियम कानून, भोग विलास आदि का इसमें वर्णन जो है वह किया गया है। तिरुवल्लुवर का त्रिक्कूलर, इसको कूरल भी कहते हैं, संक्षिप्त में कूरल। इसे दक्षिण भारत का रामायण भी कहा जाता है, कूरल को। 21 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जैन एफ फ्लिट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो साथियों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, और वह अभिलेख जो लिखा गया था वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो वही क्वेश्चन जो है दूसरे रूप में यहाँ पूछा गया है। किसी तरह से भी परीक्षा में पूछेगा, आंसर आपको सही देना है, गलत नहीं करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल करना है। यहाँ पर
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो साथियों, यहाँ समहर्ता है, सन्निधाता है, नागरिक है, अचपटलिक है और कोषाध्यक्ष या भंडारा अध्यक्ष, संग्राहक, नगर मजिस्ट्रेट, केंद्रीय लेखाधिकारी। तो सन्निधाता, यहाँ पर समाहर्ता, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, संग्राहक, नागरिक, नगर मजिस्ट्रेट और अचपटलिक, केंद्रीय लेखा पदाधिकारी। आंसर हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A 2 1 3 4। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने नेपाल में ललितपतन नामक शहर का भी निर्माण कराया था। तो यही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ सुमेल करने के लिए है। यह भी आप देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रांत दिया गया है, सूची 2 में राजधानी दिया गया है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। उत्तरापथ का हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और प्राची का पाटलिपुत्र। तो 1 2 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। राजधानी पूछता है। 25 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, बृहद कथा मंजरी। आर्य शब्द का, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, क्योंकि अब इनको कृषि कार्य में भी लगाया जाने लगा था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। अष्टाध्यायी यह पाणिनि की पुस्तक है और भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक माना जाता है अष्टाध्यायी। 26 नंबर, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हो गया और बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा जो सफल नहीं हुआ, तब अशोक को भेजा और अशोक ने सफलतापूर्वक अपनी योग्यता के बल पर तक्षशिला के विद्रोह को कुचल दिया। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? अशोक अपने अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो है वह उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, या प्रियदर्शी का भी उल्लेख इन्होंने किया है अपने अभिलेखों में। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो मैंने अब चर्चा किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा तो इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। और 15 अधिकरण, भाग को अधिकरण कहते हैं।
डी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 1, 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है वह चुनिए। शिलालेख 2, शिलालेख 5, शिलालेख 4, शिलालेख 8 और शिलालेख 9। रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करना, धम्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करना। विकल्प अब यहाँ है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण के हेतु किए गए कुछ उपाय। किस किस अभिलेख में यह शब्द जो है वह है, यह वाक्य जो है वह है। तब बी आंसर हो जाएगा इसका। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। तो अशोक ने भारत के सभी क्षेत्रों में अपने शिलालेखों की स्थापना किया था। इसी में कालसी नाम आ जाता है और यहाँ से भी अशोक का शिलालेख जो है वह प्राप्त हुआ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? विख्यात स्तूप है साथियों सांची का स्तूप। अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, खरगोन ने। तो यह अशोक आंसर होगा, सांची का स्तूप। 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदर्थ, कुणाल, संप्रति, शालीशुक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वह बृहदर्थ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दिया। मौर्य वंश का अंत हो गया और मगध की गद्दी पर शुंग वंश स्थापित हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13। बार बार यह पूछा जाता है तो 13 याद रखिएगा। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय जो है वह परिवर्तित हो गया और इन्होंने युद्ध की नीति का परित्याग करते हुए धम्म की नीति का पालन किया। 34 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को कब पराजित किया? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। तो सेलूकस निकेटर को इन्होंने पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। 305 में युद्ध शुरू हुआ, 4 में समाप्त हुआ। तो चूंकि विकल्प में 305 दिया गया है तो यही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन पर बैठा था? चाणक्य, बिंदुसार, खल्लाटक, राधा गुप्त। तो आंसर यहाँ राधा गुप्त हो जाएगा। चाणक्य के सबसे प्रिय थे राधा गुप्त और इन्हीं के सहयोग से अशोक जो है वह सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? राजगृह में, श्रवणबेलगोला में, पाटलिपुत्र में, हस्तिनापुर में। तो मैंने चर्चा किया था श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में है यह, और यहीं पर काया क्लेश का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब इस पहाड़ी को चंद्रगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं और यहीं पर चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण भी किया गया है साथियों। 37 नंबर क्वेश्चन,
पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? सोन और पुनपुन, गंगा और गंडक, गंगा और सोन, सोन और गंडक। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह गंगा और सोन हो जाएगा। उदयन ने इसका स्थापना किया था, जो हर्यक वंश के शासक थे और अजात शत्रु के पुत्र थे। 38 नंबर, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने। कागज किसकी देन है? सरल शब्दों में यही आपको बतलाना है। तो चीनियों के द्वारा कागज बनाने की कला जो है वह आविष्कार किया गया या खोजा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो उन्होंने अपने शिलालेख में चोल का उल्लेख किया है, पांड्य का उल्लेख किया है, केरल पुत्र का किया है, कुषाण का नहीं किया है। एक और है सतीय पुत्र। इसका भी उल्लेख किया गया है। चोल, पांड्य और चेर, चेर को ही केरल पुत्र कहते हैं, चेर वंश को याद रखिएगा, केरल पुत्र या चेर। एक और है सतीय पुत्र, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसका भी उल्लेख इनके अभिलेख में है। तो कुषाण यहाँ आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखें। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? बौद्ध संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के थे साथियों, और आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वह मखली गोसाल के द्वारा किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। वैशाली विश्व की प्रथम गणतंत्र है, गणतंत्रात्मक राज्य है। राजा वैसला ने इसका स्थापना जो है वह किया था। तक्षशिला की स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा किया गया था, इसलिए नाम पड़ गया तक्षशिला। और इसी तक्षशिला के रहने वाले थे चाणक्य, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। कालांतर में यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी बने। तो यही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। 42 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद और कण्व वंश। बीपीएससी में पूछा है तो शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था और मौर्य वंश समाप्त हुआ था। नंद वंश को चंद्रगुप्त ने समाप्त किया था और मौर्य वंश स्थापित किया था। शुंग वंश को वासुदेव कण्व ने समाप्त किया था और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना कर दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। इनको इतिहास में अमित्र घात के नाम से संबोधित किया गया है और यही गद्दी पर आए थे। यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे।
44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंदालिका, चारुकला, गौतमी, कारुआकी। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है कारुआकी ने किया था। यह कलिंग की राजकुमारी थी कारुआकी। 45 नंबर क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? शिलालेखों का जनक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। तो 45 का आंसर अशोक हो जाएगा। अशोक ने ही शिलालेख को जारी किया, इसलिए शिलालेख का जनक इनको कहा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे: धम्म महामात, धर्मस्थीय, रज्जुक, कंटक शोधन। तो न्यायालय हैं धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धम्म महामात्र और रज्जुक जो है यह अधिकारी हैं। तो 2 और 4 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार डी जो है वह आंसर होगा। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय के समान था और धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय के समान था साथियों। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवपाल, धर्मपाल, अजातशत्रु और अशोक। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है वह अशोक के द्वारा कराया गया था। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में यह मंदिर का निर्माण कराया गया। 48 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश से संबंधित यह अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों का सेट का। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपर्युक्त सभी। तो यह सभी था, ABC, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों यह हम लोगों का मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन भी किया और महत्वपूर्ण बातों को देखा भी। अब कुछ पॉइंट का बात यहाँ कर लेते हैं जो आपके 67वीं BPSC परीक्षा चाहे अन्य परीक्षा में यह आएगा। यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ में चरवाहा कहा गया है, या गडेरिया कहा गया है, या मोरपालक का पुत्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, निम्न कुल जो है वह कहा गया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है और स्ट्रेबो ने पॉलीब्रोथस कहा है। तो यह ध्यान रखना है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के समय में राहत कार्य संपन्न कराया था, जिसका उल्लेख शाहगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख में किया गया है। सेलूकस निकेटर को जब इसने पराजित किया तो सेलूकस निकेटर ने इसको 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र दिया था: काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किया था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा था। तो यह भी हम लोगों को ध्यान रखना है।
अशोक की मां का नाम सुभद्रांगिनी था और अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का प्रशासक नियुक्त किया गया था। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है। भाब्रू शिलालेख में मगध का राजा कहा गया है। अशोक का अशोक नाम सर्वप्रथम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है साथियों, मास्की और गुर्जरा। तो ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है। इसके बाद उदय गुलाम और नेटूर अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। कलिंग युद्ध 261 BC में ईसापुर में हुआ था, जिसमें अशोक विजयी हुए थे और हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इस समय कलिंग का शासक नंदराज था। साथियों, विश्व बंधुत्व या भाईचारा का संदेश देने के लिए अशोक को महान शासक कहा गया है। अशोक ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो यह ध्यान रखना है, अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। अशोक ने लुम्बिनी या रूमीन देई में कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। मौर्य प्रशासन में राजस्व अधिकारी को समहर्ता कहा गया है। कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा गया है। मापतौल के अधिकारी को पोतवाध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार के अधिकारी को पन्याध्यक्ष, राजकीय भूमि का अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। यहाँ गुप्तचर प्रणाली भी थी, जो 2 भागों में संस्था और संचार में बटा हुआ था। मौर्य प्रशासन में सैन्य प्रशासन का सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है साथियों। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। यह सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेगास्थनी ने नगर प्रशासन का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है, तो यह भी आपको ध्यान देना है। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख गिरनार अभिलेख में किया गया है। अशोक के आदेश पर तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। साथियों, इस काल में पूर्वी तट पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह भड़ौच था। तो यह ध्यान रखिएगा। कुछ शब्दावली है। सीता भूमि राजकीय भूमि को कहा गया है। अदेव मातृका भूमि बिना वर्षा के उपजाऊ वाली भूमि को कहा गया है। बिष्टि मतलब बेगार, बेगार को बिष्टि कहा गया है। बिना मजदूरी दिए कार्य करा लेना, यह भी हम लोगों को याद रखना है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के साथ आटविक जातियों को चेतावनी भी दिया है। 13वें शिलालेख में ही अशोक के हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख किया गया है। तो यह ध्यान रखना है। बिहार के लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज और रामपुरवा से अशोक का स्तंभ लेख जो है वह मिला है। यह भी हम लोगों को याद रखना है। साथियों, अशोक के दूसरे शिलालेख में चोल, पांड्य और चेर वंश का उल्लेख जो है वह किया है।
मौर्य काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जो है वह तक्षशिला था। तो क्वेश्चन तो मैंने बतलाया ही, लगभग 48 क्वेश्चन। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का भी मैंने यहाँ चर्चा कर दिया जो आपके परीक्षा में काम देगा। और इसको अगर ध्यान से आप सुने होंगे, ध्यान से इस टेस्ट को बनाए होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन अब आप लोगों का नहीं छूटेगा। अब इसके बाद जो मेरा SD पब्लिकेशन का पुस्तक है इतिहास का, उसमें अगला चैप्टर है मध्य एशिया से संपर्क एवं प्रभाव। तो अब इसके बाद हम लोग वहीं चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना।